लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, पार्ट अपने नंबर 2 है ये, वसंत भाग 3 से। लाख की चूड़ियाँ जो है इसके लेखक हैं कामतानाथ जी। कामतानाथ इनके लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। बेसिकली इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी लेखक ने जो है किस प्रकार से मशीनी युग आने के कारण हमारे जो समाज में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी व्यथा यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको कुछ पहले चित्र दिखाना चाहूँगी। ये जो चित्र है आप लोग इसको देखिए। इसमें एक जो व्यक्ति है वो आपको कुछ काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये इसी व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम कहानी में बदलू है। बदलू जो है एक गांव में रहने वाला एक मनिहार है। ठीक है, मनिहार कौन होते हैं? जो चूड़ियाँ बनाते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम आपकी वसंत भाग में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ हम पढ़ लेते हैं जो कहानी के बीच बीच में आते हैं और जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ती है। कहानी में एक शब्द आया चाव। चाव क्या होता है? इच्छा, चाह या रुचि, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। सलाखें क्या होती है? सलाई या धातु की एक छड़ होती है पतली सी जिससे जो है पिरोने का काम किया जाता है। मुंगरी यहाँ पे गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम में आती है। पैतृक एक शब्द आया है। पैतृक शब्द क्या होता है? पैतृक जो पिता से चली हुई आ रही कुछ पुश्तैनी चीज़ें होती हैं जो पूर्वजों से चली आती हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे आपके घरों में बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जो उनके दादाजी भी वही काम करते थे, फिर माता पिता भी वही काम करते हैं, वही होता है पुश्तैनी। या फिर कुछ आप लोगों का पुराना घर जिसको पुश्तैनी बोलते हैं, मतलब वो आपके दादाजी के द्वारा बनाया हुआ घर था लेकिन उस पर अभी पैतृक संपत्ति होने के कारण अब वो आपके पिताजी के पास है। ठीक है, आगे आती है खपत। खपत शब्द का अर्थ होता है माल की बिक्री। ठीक है, अब आती है वस्तु। पैसे से ना खरीद कर, पैसों से न खरीद कर। विनिमय का अर्थ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न भी बनेगा कि वस्तु विनिमय किसको कहते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर एक पद्धति चलती थी जिसमें जो लोग हैं वो वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे और इसी तरीके से पद्धति चलती थी। वर्तमान में क्या आप सोच सकते हैं कौन सी पद्धति चलती है? क्या वस्तु विनिमय अभी भी है? आप लोग सोच सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। अभी वर्तमान में वस्तु विनिमय नहीं होता है। अभी आप लोग देखोगे आप जो भी दुकान पर जाते हैं तो पूरा का पूरा सामान आपको पैसों में मिलता है, आपको कैश देना पड़ता है। तो वस्तु विनिमय अभी भारत में नहीं है। अभी क्या है? रुपए की पद्धति प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं कसर। कसर क्या होता है कि घाटा पूरा करना या कमी जो है उसकी कसर निकाल लेना। हम बोलते हैं ना कि जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा अभी अंत में 1 महीना पढ़ के हम पूरी कसर निकाल लेंगे, तो वही घाटा पूरा कर लेना। नाजुक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कोमल होता है। ठीक है, आगे शब्द देखते हैं कुछ। पगड़ी आप जानते हो जो कि सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा सा कपड़ा होता है। आप लोगों ने यहाँ पर भी, मैंने महाराष्ट्र में भी देखा कई जगह पर इस पगड़ी का लोग प्रयोग करते हैं। मरहम पट्टी जख्म का इलाज करना, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया शब्द जो है ये हमारा लोक प्रचलित शब्द है। इसको क्या है? ये बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चकोर खाट। आप लोगों ने खाट देखी होगी, मैं आप लोगों को ये इसमें भी दिखा दूंगी। हमारी कहानी में भी आया है और वसंत में ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये इस पर जो बैठे ये बड़ी खाट होती है। खाट का ही एक छोटा रूप होता है ये मचिया, जिस पर कि ये छोटा सा बच्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं मचिया। ठीक है, तो ये छोटा रूप होता है, खाट का ही छोटा रूप होता है और सेम धागों से सुतली से इसको बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ अर्थ हो गए। अब आते हैं मुखातिब। मुखातिब एक उर्दू का शब्द है। मुखातिब का अर्थ होता है कि सामने फेस टू फेस बात करना, आंखें इधर उधर ना चुरा के बल्कि फेस के सामने, अपने चेहरे के सामने बैठकर दूसरे व्यक्ति से बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा सा पात्र होता है। आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा, जिसमें हम कई बार सब्जियां रखते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। या फिर जिससे हमें सब्जी तोल कर दी जाती है, तराजू टाइप की चीज़, उसको डलिया भी बोला जाता है। फबना का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? फबना का अर्थ सजना होता है या शोभा देना होता है, अट्रैक्टिव लगना, अच्छा लगना। ठीक है, तो
तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है, कौन सी है बच्चों? लाख की चूड़ियाँ। अब सबसे पहले हमें पाठ का अर्थ देखना है। इसका कहानी का नाम में ही छिपा हुआ है चूड़ियाँ, मतलब चूड़ियों की बात हो रही है। और कौन सी चूड़ियों की बात हो रही है? लाख की चूड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये लाख की चूड़ियाँ कौन सी होती हैं? ये एक मेटल टाइप की चीज़ें होती हैं जो बेसिकली प्रसिद्ध होती है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ये किससे बनाई जाती है? लाख का एक कीड़ा होता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, उसी से जो है उसी की उस मोती टाइप की जो चीज़ होती है उसी से ये चूड़ियाँ बनाई जाती है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर प्रसिद्ध होती हैं। पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई थी लाख की चूड़ियाँ। पुराने समय में स्त्रियों के द्वारा बहुत पहनी जाती थी। ठीक है, तो ये जो कहानी है लाख की चूड़ियों पर है। ये देखिए आप जो है यहाँ पर एक सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पर ये कौन बात कर रहा है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेखक कौन है? कामतानाथ जी हैं। ठीक है, वो अपनी बचपन की एक छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर शेयर हमसे कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि वो गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति था। मतलब कहाँ पर था? लेकिन आप लोगों की जब ये ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, जैसे आपकी समर वेकेशन होती हैं, विंटर वेकेशन होती है, तो आप लोगों के माइंड में पहले से ही कुछ न कुछ एक प्लान होगा कि हम मामा के घर जाएंगे, हम बुआ के घर जाएंगे। इसी प्रकार से कामतानाथ जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनको भी छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ घर पे जाने का बहुत ही चाव था। बड़ा चाव का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है? इच्छा, इंटरेस्ट, कि उनको सबसे ज़्यादा जाना कहाँ पर अच्छा लगता था? अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था। आप लोगों को भी लगता होगा। ऑब्वियसली आप वेट करते होंगे कि मई जून की छुट्टियां कब आएंगी, हम मामा के यहाँ जाएंगे घूमने के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी। तो इसी प्रकार से लेखक कहाँ पर जाते थे? अपने मामा के घर जाते थे। और मामा के घर जाकर वो सबसे पहले उनको सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू लगता था। ठीक है, तो कहानी में एक पात्र है यहाँ पे बदलू। तो आपको ध्यान रखना है इस पात्र का नाम, क्योंकि पूरी कहानी बदलू के ऊपर ही है। और ये जो आपको मैंने फोटो दिखाई है, ये कौन है? ये बदलू ही हैं। ठीक है, जो क्या बना रहे हैं? लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप मामा के घर जाते हैं तो मोस्टली लोगों को आप मामा या मामी ही बुलाते हैं। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वैसे तो मुझे रिश्ते के हिसाब से उनको क्या बुलाना चाहिए था? मामा बुलाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए ही मैं भी उनको क्या कहकर बुलाता था? बदलू मामा ना कहकर बदलू काका उनको कहकर पुकारता था। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का बनेगा कि लेखक बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? तो ये प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी में। बदलू का मकान कैसा था? बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब एक खाली जगह जिसको बोल देते हैं, वो पड़ा हुआ था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, आप लोग देखेंगे एक पेड़ के नीचे ये काम कर रहे हैं। ये नीम का वृक्ष है, खाली जगह है, यहाँ पर ये अपना काम करते थे। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम क्या करता था? बगल में भट्टी देखती थी। ये आपने देखा होगा, भट्टी मतलब क्या होती है? जिसमें आग जलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक छोटी सी भट्टी थी। भट्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब वो लाख की चूड़ियों को ढालने का जो काम किया, कि पहले लाख को पिघलाया जाता है। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती है? पहले लाख को पिघलाया जाता है, किसमें? आग की भट्टी में पिघलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? बगल में एक भट्टी देखती रहती थी जिसमें लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के क्या हुआ करते थे? मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार वो दे देता था। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको कुछ चीज़ें, पिक्चर से ही हमारी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो चीज़ टंगी हुई है यहाँ पर ये क्या करते थे? पिघला कर यहाँ पे इस भट्टी से पहले लाख को पिघलाते थे। फिर इनके जो हाथ में, इसको हम मुंगेरी टाइप बोलते हैं, जिसमें कि वो चूड़ियों को आकार देने का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर वो चूड़ियों को इनका आकार देने का काम करते थे।
और यहाँ पर सामने इस तरीके से इनको टांग देते थे। ये पीछे आप बॉक्स देखते होंगे, ये आकार देने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ इनमें ऐसे लकड़ी टाइप चीज़ों में इनको टांग देते थे ताकि चूड़ियों की शेप जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार से ये अपना कार्य कामकाज करते रहते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया मैंने अभी आप लोगों को बताया था। यहाँ मचिया एक लोक प्रचलित शब्द है जो खाट का ही छोटा आकार होता है, जिसको हम आज की भाषा में, इंग्लिश भाषा में अगर कहें तो स्टूल टाइप की एक चीज़ होती थी जिस पर वो बैठकर अपना काम करते थे। बगल में एक हुक्का रखा रहता था। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जब भी जाते होंगे तो गाँव के लोग हुक्का पीते हैं, ठीक है, तो वो बदलू भी पीता था। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। अब लेखक अपनी बातें बता रहे हैं। जब वो अपने मामा के घर जाते थे तो वो ज़्यादातर दोपहर का समय कहाँ पर बिताते थे? बदलू के पास बिताते थे और वो घंटों ये बैठकर देखते थे कि वो चूड़ियाँ किस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पिक्चर में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे था। ये देखिए यहाँ पे जो ये है अपना लेखक हैं, ठीक है, ये जो है लेखक हैं और ये जो है बदलू काका हैं, ठीक है। तो ये अपना लेखक को भी एक मचिए पर बिठाया हुआ है। जब ये इनके घर जाते थे दोपहर में तो इनको भी एक मचिया बदलू जो है दे देते थे और इनके पास ये बैठते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि लेखक को इतनी रुचि क्यों थी? बदलू के वहाँ जाने पर उनको इतना अच्छा क्यों लगता था? आगे हम इस कहानी में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये बात हो गई कि वो सबसे ज़्यादा दोपहर का समय जो है लेखक का कहाँ पर बीतता था? बदलू के घर पर ही बीतता था। वो घंटों बैठकर ये देखते रहते थे कि वो बदलू चूड़ियाँ किस प्रकार से बना रहे हैं। और बदलू लगभग डेली कितनी चूड़ियाँ बना लेता था? 4 से 6 जोड़े वो चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलू के चरित्र के बारे में बताया हुआ है कि बदलू किस प्रकार का एक व्यक्ति था। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं? जैसे सोने का काम करने वाले को सुनार कहा जाता है, लोहे के काम करने वाले को लोहार कहा जाता है, इसी प्रकार चूड़ियों का काम करने वाले व्यक्ति को मनिहार कहा जाता था। उस समय पे चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मैंने बताया पैतृक पेशा क्या होता है? जो कि पिता से चली आ रहा एक पेशा होता है, यानी व्यवसाय जो पिता कर रहे थे वही पुत्र भी कर रहे थे, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। क्यों खपत थी? क्योंकि पूरे गांव में जो है बदलू ही सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाता था और लगभग गांव की औरतें, अब उनके गांव की ही नहीं बल्कि अन्य गांव की औरतें भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। अब बात यहाँ आती है कि वो इतनी सारी चूड़ियाँ बनाता था, उसकी खपत भी ज़्यादा थी, लेकिन वो कभी पैसों में नहीं बेचता था। क्योंकि लेखक ये जिस समय की बात कर रहा है उस समय में क्या चलता था? वस्तु विनिमय। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग उनको अनाज दे देते थे, बदलू को अनाज दे देते थे और बदले में बदलू उनको क्या दे देता था? चूड़ियाँ दे देता था। वैसे बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कभी कभी वो लेखक ने कभी झगड़ते नहीं देखा। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर बदलू हमेशा जिद पकड़ लेता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बदलू ऐसी जिद क्यों पकड़ लेता था? देखिए पूरा साल तो बदलू किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, अनाज के बदले ही वो चूड़ियाँ बेच देता था या चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन जब शादी का अवसर आता था उस समय बदलू वस्तु विनिमय की प्रणाली नहीं अपनाता था। उस समय क्या करता था? उस समय वो शादी के अवसर पर वो हमेशा पैसे लेता था, ठीक है। तो शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यहाँ पर आया था सारी कसर निकाल लेना, एक मुहावरा है, तो हमें इसको भी देखना है। कसर निकाल लेना मतलब घाटे को पूरा कर लेना। पूरा साल वो कितना ही घाटे में रहे लेकिन विवाह के अवसर पर अपना घाटा पूरा कर लेता था। अब मुझे याद है यहाँ कौन बात कर रहा है? यहाँ पे लेखक बात कर रहा है कि मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बदलू क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे और फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। अब यहाँ पे फिर से एक मुहावरा आया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। लोहे लग जाना मतलब कि बहुत ज़्यादा मनाना, बहुत मुश्किल मनाना, कोई किसी व्यक्ति को मनाने में बहुत ही मेहनत करना। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर आपको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बदलू को विवाह के अवसर पर मनाने के लिए लोहे लग गए, ठीक है। कभी कभी आप माता पिता से जब नाराज़ हो जाते होंगे
तो आपकी माता को आपको मनाने के लिए बहुत लोहा लगाना पड़ता होगा, आप बहुत मुश्किल से मानते हैं यदि जिद पे आप आ जाते हैं छोटे बच्चे। ठीक है, तो लोहे लग जाना यहाँ पे एक मुहावरा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब इस विवाह